दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलती है। तो दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक आते हैं और कब 1206 से 1526 के मध्य जो राजवंश राज्य करते हैं उनकी बात करेंगे। और अगर हम दिल्ली सल्तनत के शुरुआत से पहले की अगर बात करें तो दिल्ली पे जहाँ की पहले तोमर वंश का राज था जिन्होंने दिल्ली को बसाया। तो यहाँ पे होता ही है कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें मेनली प्रमुख हैं महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी जब 1296 में इसका मृत्यु होता है तो दिल्ली को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया जाता है। और हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से राज नहीं करता बल्कि वह लाहौर से राज कर रहा होता है। पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि बताया आपसे मोहम्मद गौरी का एक बहुत ही ख़ास दास होता है। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी इसको अपने भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है और फाइनली 1206 ईस्वी से भारत में गुलाम वंश स्थापित हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद एक दूसरा वंश आता है जिसका नाम होता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। फिर आता है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक राज्य करता है। यहाँ तक तुर्क रहते हैं। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का लगभग यहाँ पे अंत हो जाता है। फिर एक नया वंश आता है सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। फिर आता है लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है। और ये लोधी वंश अफ़गानी रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है। तो जैसा कि बताया आपको गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है 1206 ईस्वी में और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने अपने भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि शासक बनाया था। साथ ही साथ जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है 1206 ईस्वी में तो मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है और लाहौर से शासन करता है। साथ ही साथ इसका 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 4 साल ये राजकाज संभालता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े मतलब ये चौगान खेलते समय या जिसे पोलो कहा आता है पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह हुआ था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार को बनाया जाना चालू किया गया। हालांकि इसको पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था और जैसा कि बताया आपको 1206 से 1210 तक इनका शासन रहता है और इसने अपना शासन लाहौर से संचालित किया। और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद आराम शाह को राजा बनाया जाता है या सुल्तान बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को मलिक और सिपह सलार कहा था। साथ ही साथ इसने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा था, ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह दिल्ली का सुल्तान बनता है जिसे लोग पसंद नहीं करते क्योंकि आराम शाह को दिल्ली के जो अमीर होते हैं वो उसको दिल्ली का सुल्तान घोषित करते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग इसको स्वीकार नहीं करते और ये बहुत ही अयोग्य होता है। तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है वो इसे युद्ध करता है और इसको हटा देता है और फिर इल्तुतमिश शासन करता है 1211 से 1236 ईस्वी तक। तो हम बात करते हैं इल्तुतमिश की जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। और इसके अलावा ये अगर कहा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यानी जिसने कि गुलाम वंश को मजबूती प्रदान की वो इल्तुतमिश ही था। और 1229 ईस्वी में
इसे यानी कि इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा, जिनका नाम अल मुंतशिर बिल्लाह रहता है, उनसे मान्यता प्राप्त होता है और खिलत होता, मतलब कि इसको सुल्तान का मान्यता प्राप्त होता है। और इल्तुतमिश की बात करें तो जैसा कि आपको बताया कि इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराया और इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता संस्था का प्रयोग किया जाता है। और हालांकि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में ही भारत में मंगोलों का खतरा पैदा हो गया था 1221 में। उसका संदर्भ कुछ ऐसा था कि जो ख्वारिज्म के शासक थे तो उनकी हार के बाद जो उनका युवराज था जिसका नाम जलालुद्दीन, वो दिल्ली की ओर भागा, मतलब भारत की ओर भागता है और चंगेज़ खान उसका पीछा करता है। और जो सिंधु नदी है उसके किनारे जलालुद्दीन चंगेज़ खान से लड़ता है और लास्ट में जब हार जाता है तो अपने घोड़े को जलालुद्दीन सिंधु नदी में उतार देता है और ख़ुद भी तैरकर भारत की तरफ आ जाता है। और 3 महीने वो भारत में रहता है और ऐसे समय में चंगेज़ खान जो होता है वो सिंधु नदी के उसी तरफ, यानी कि जिधर से लोग ये भागा होता है जलालुद्दीन, उस तरफ इंतज़ार करता है 3 महीना। और इधर घटना ये घट रहा होता है कि जब जलालुद्दीन दिल्ली आता है तो दिल्ली के सुल्तान यानी कि इल्तुतमिश से वो मदद मांगता है, जिससे इल्तुतमिश स्वेच्छा मतलब बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर देता है, क्योंकि वो इस कंडीशन में नहीं होता है कि चंगेज़ खान से लड़ सके। और ऐसी दशा में फिर ये वापस चला जाता है और 3 महीने बाद और फिर जो युवराज जलालुद्दीन रहता है वो वापस चला जाता है। और 3 महीने का इंतजार उधर चंगेज़ खान करता रहता है, वो भी थक जाता है तो वो सोचता है चलो हटा जाए यहाँ से। और वो अन्य शासक जो कि होते हैं उधर के, जिनमें ख्वारिज्म साम्राज्य होता है, उसके ऊपर हमला करने चला जाता है और वहाँ चला जाता है वो। तो इस तरह से मतलब इल्तुतमिश के शासनकाल में एक हमला जो होते होते बच जाता है। सोचिए अगर वो हुआ होता तो क्या होता। बहरहाल तो इल्तुतमिश की वजह से वो हमला नहीं हो पाता, क्योंकि विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को वो हेल्प नहीं करता। और जैसा कि बताया, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य होता है वो पूरा कराया जाता है और इसके द्वारा इक्ता संस्था का प्रयोग कराया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक दिल्ली का होता है वो है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह। ये अप्रैल से नवंबर तक रहता है। तो ये क्या है, इल्तुतमिश का बेटा होता है, लेकिन ये बड़ा बेटा नहीं रहता। उसका जो बड़ा बेटा होता है वो 1229 में मर जाता है। और इल्तुतमिश चाहता है कि वो अपने बड़े बेटे को दिल्ली का शासक बनाए, लेकिन नहीं बना पाता। तो ऐसी दशा में वो अपनी बेटी रजिया को बनाना चाहता है, जिसका उसका बेटा और कुछ सरदार विरोध करते हैं तो फिर कुछ दिन के लिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह ज़बरदस्ती करके दिल्ली का शासन बन जाता है शासक 1236 में, अप्रैल महीने से नवंबर महीने तक। ये सब क्या है पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो तारीख ध्यान रखिएगा। इसके बाद रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पे शासन करती है। और 12 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि ये अपने आचार विचार और ड्रेस सेंस की वजह से रजिया सुल्तान। तो इसका जो समय था वो 1236 से 1240 ईस्वी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान रहती हैं, तो ये भारत के संदर्भ में पहली महिला शासक होती है, और मतलब मध्यकालीन में। और जब रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी तो जो बहुत सारे अमीर थे उनके लिए काफ़ी चोटदायी थी। मतलब वो सह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी स्त्री के समक्ष अपने शीश को यानी अपने सर को झुकाया जाए। तो जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, बहुत सारे विद्रोह होने लगे, और जिसमें बदायूं प्रांत जो हो गया, झांसी हो गया, मुल्तान हो गया और लाहौर, यहाँ के जो प्रांतपति थे वो सब अपने सेनाओं के साथ दिल्ली आ जाते हैं। और हालांकि रजिया सुल्तान बहुत ही ज़्यादा साहसी महिला थी, फिर भी इन्होंने विद्रोहियों का
दमन भी किया, लेकिन वो समझ गई थी कि यार दिक्कत तो हो ही रहा है यहाँ पे। फिर वो कूटनीति की चाल चलती है रजिया सुल्तान, और धीरे धीरे विद्रोह को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर लेती है। और रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो ये रजिया सुल्तान के द्वारा पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया जाता है। और ये जब अपने दरबार में आती थी तो मतलब पुरुषों के समान आती थी, कोट और टोपी पहन कर आती थी और दरबार में सिंहासन में बैठती थी और शासन का भार संभालती थी, यानी कि एज ए मैन, मतलब पुरुष की तरह व्यवहार किया करती थी। तो इसके वजह से इसे लोग और चिढ़ते थे। तो यही हुआ कि 1240 ईस्वी में इसको मार डाला गया 12 अक्टूबर को। और रजिया सुल्तान के सुल्तान बनने में जो सबसे बड़ा बाधा था तो वो उसका एक वज़ीर था जिसका नाम निज़ामुल मुल्क जुनैदी था, जिसने मतलब सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया। और साथ ही साथ वो विद्रोह को उकसा भी रहा था रजिया सुल्तान के ख़िलाफ़। उसका नाम था निज़ामुल मुल्क जुनैदी। अब इसके बाद बात करते हैं, बहराम शाह आता है जो कि 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। और बहराम शाह की बात करें तो ये आदमी इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था और इसके द्वारा मलिक नायब यानी कि सार्जेंट के पद का सृजन किया जाता है, जो कि आगे चलकर बहुत ही शक्तिशाली पद बन जाता है। और 1242 ईस्वी में इसकी हत्या तुर्क सरदारों के द्वारा ही कर दी जाती है। और बहराम शाह की बात करें, बहराम शाह की, तो ये इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था। और इसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है और ये रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का पुत्र था। ये वही रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह जो कि 1236 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था, ये उसका बेटा था अलाउद्दीन महमूद शाह। और ये 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। और इसको यानी कि अलाउद्दीन महमूद शाह को नसरुद्दीन महमूद, जिसका हम आगे बात करेंगे, उसकी माँ और बलवन, ये दोनों ने मिलकर सिंहासन से पदच्युत किया और बंदी बना लिया। फिर इसके बाद 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद शासन करता है गुलाम वंश के तहत। और ये 1249 ईस्वी में बलवन की बेटी से शादी करता है और बलवन को मलिक नायाब बनाता है। और बलवन आगे चलकर एक बहुत ही शक्तिशाली मलिक नायब बनता है, एक रिजेंट बनता है और बाद में सत्ता आगे हथिया लेता है। तो पूरे मतलब सल्तनत काल में यही हुआ है। तो उसका एक यहाँ पे तो नसरुद्दीन महमूद को बलवन इसके बेटों को मार डालता है जहर खिला के, और इसके कोई बेटे नहीं होते। हालांकि बलवन ने अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन महमूद से किया होता है। इसके अलावा नसरुद्दीन महमूद ने बलवन को उल्लू खां की उपाधि भी प्रदान की और 1265 तक ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसके बाद फिर आता है गयासुद्दीन बलवन, जो कि 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन करता है। और गयासुद्दीन बलवन के द्वारा रक्त और लौह की नीति अपनाई जाती है। साथ ही साथ इसने सिजदा और पैबोस प्रथा को शुरू किया और ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो गया था, मतलब इस कार्य के मामलों में। और इसने जो रक्त और लौह की नीति अपनाई उसका वजह ये था कि लोग सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित समझें और उसको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा प्रदान करें, और इसलिए इसने सिजदा और पैबोस की प्रथा को भी चालू किया। और 1286 ईस्वी में होता ये है कि तैमूर खां, जो कि एक मंगोल आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इसका बड़ा बेटा, जिसका नाम मोहम्मद रहता है, वो मारा जाता है और जिसके सदमे से ही गयासुद्दीन बलवन की मृत्यु होती है। अगर हम गयासुद्दीन बलवन की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन सुल्तान था और गयासुद्दीन बलवन के द्वारा ही सल्तनत के विरोधी तत्वों को विनाश करता है और राजत्व का दैवी सिद्धांत ये प्रतिपादित करता है। और दरबार के जो कठोर अनुशासन होते हैं, जैसा कि बताया आपको सिजदा और पैबोस प्रथा, इनको यानी कि पैबोस यानी होता है सुल्तान के पाँव चूमना, तो उस प्रथा को चालू किया। और इसके द्वारा ये जब जो कठोर दरबारी अनुशासन चालू करने का मतलब ये था कि जितने भी जो कुलीन लोग थे वो सुल्तान की सर्वोच्चता को स्वीकारें, यानी कि इसके द्वारा राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया।
और फिर गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान रहता है गुलाम वंश के तहत। और ये गुलाम वंश का या जिसे इलबरी वंश भी कहा जाता है उसका अंतिम शासक होता है। और ये 1287 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करता है। और इसको क्या है, कैकुबाद को एक दिल्ली का जो प्रमुख शक्तिशाली कोतवाल जिसका नाम फ़खरुद्दीन होता है, उसने ये बलबन का पोता होता है को सिंहासन पर बैठाया है। और इसे खिलजी अमीरों के द्वारा 1290 ईस्वी में मार डाला जाता है। और इस तरह से क्या है कि गुलाम वंश का अंत हो जाता है और एक नया वंश खिलजी वंश चालू हो जाता है जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। और इस वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी होता है जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। और ये जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये एक अमीर होता है जो कि बाद में अपने सुल्तान की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखता है। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये 1290 से 1296 तक दिल्ली पर शासन करता है। और जून 1290 में ये सुल्तान बनता है। और इसका जो भतीजा होता है जो कि अलाउद्दीन खिलजी, उसको इसने कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त करता है। और इसके द्वारा जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक सूफी संत जिनका नाम सीढ़ी मौला, उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है जो कि इनके व्यक्तित्व के खिलाफ माना जाता है। क्योंकि अगर अब जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जब ये दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है तो उस समय इसकी उम्र 70 वर्ष के लगभग माना जाता है। और तो इसके द्वारा अब क्या है कि जो सीढ़ी मौला है उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो यहाँ से साबित होता है कि ये जो इनका व्यक्तित्व है उसके खिलाफ माना गया था इस घटना को। और ये 1296 तक शासन करते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी होता है, ये 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये है कि 1294 ईस्वी में इसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण करता है और बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त करता है। तो उसका हिसाब लेने के लिए जलालुद्दीन खिलजी 1296 में कड़ा मानिकपुर जाता है। और इसके जो मुख्य मतलब जो मेन वजीर हुआ करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के, वो कहते हैं कि आप बिना सिपाहियों के अपने भतीजे से मिलने मत जाइए। पर इससे कुछ समझ में नहीं आता और ये चला जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, वो अपने चाचा और ससुर को मार डालता है। और फिर 19 जुलाई 1926 को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। सॉरी, मैंने 1926 कहा, 1296 असल में दिल्ली का अपने को सुल्तान घोषित कर देता है। और जब ये इसका राज्यारोहण हालांकि 12 अक्टूबर 1296 से होता है। और इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात माना जाता है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने सभी पूर्वज यानी कि जलालुद्दीन खिलजी और बलबन से पहले जितने भी गुलाम वंश के शासक हुए उन सब की नीति के विरुद्ध था। और इसका ये कहना था कि नहीं, मतलब राज्य को बढ़ाना चाहिए चाहे जैसे भी हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो युग है वो दिल्ली के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात माना जाता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही सबसे ज़्यादा मंगोलों के हमले हुए, जिसे इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ज़्यादा विफल किया और अच्छे तरीके से विफल किया। तो इसकी अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ये ऐसा पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पहले की स्थिति में रहने दिया। और 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़ को जीतता है। साथ ही साथ मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इसने 1304 ईस्वी में अपनी राजधानी को सीरी स्थापित करता है और उसका किलाबंदी करता है। साथ ही इसने वित्तीय और राजस्व सुधारों में विशेष रुचि ली और सिपाहियों को वेतन नगद में प्रदान करने वाला मध्यकालीन इतिहास का पहला मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था।
इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के साथ मतलब दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी ये संरक्षित थे। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम कुछ और बात करें तो इसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, जो कि प्रारंभिक तुर्क स्थापत्य कला का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी और उसे अपने सिक्कों पर भी उत्तीर्ण करवाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन का जो राजत्व सिद्धांत था बहुत ही मायनों में अलग था, क्योंकि इसने कभी भी राजनीति को धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। और इसने यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को सम्मान तो दिया, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को कभी भी स्वीकार नहीं किया। और शासन करने में अलाउद्दीन खिलजी ने न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का आश्रय लिया और न ही उलेमा वर्ग से कोई परामर्श लिया, बल्कि ये निरंकुश शासन तंत्र में विश्वास रखता था। और इसने नियुक्ति करने में योग्यता को प्रमुख रूप से ध्यान दिया, जिससे इसका कार्यकाल इतना अच्छा चल सका और ये बहुत ही अच्छे प्रभावपूर्ण तरीके से मंगोलों के शासन के हमलों को विफल कर सका। साथ ही साथ जैसा कि बताया आपको, ये बाज़ार सुधार में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया, साथ ही साथ बाज़ार सुधार पर ध्यान दिया, जिसमें इसने सभी चीज़ों का मूल्य निर्धारित किया और सैनिकों का पूरा ब्यौरा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रखा जाने लगा। और इसके द्वारा स्थायी सेना के गठन के लिए सीधी भर्ती किया जाने लगा और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ जो सैन्य इकाइयाँ थीं उनका विभाजन 1000, 100 और 10 के पर आधारित किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इतने बड़े सेनाओं को संचालित करने के लिए मतलब ये भी ज़रूरत था कि बाज़ार सुधार किया जाए, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों पर इसने कीमतों का नियंत्रण किया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासकीय अन्न भंडार ही बनाए गए थे, ताकि अगर कुछ आपातकाल की दशा या फिर अकाल की दशा में जो सैनिक हैं उनको किसी भी चीज़ का यानी कि अनाज का कमी ना हो। साथ ही साथ हर चीज़ों का रेट यानी कि जो उनका दाम था वो फिक्स कर दिया गया था। और तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी मृत्यु होने के बाद उसके जो विश्वास पात्र जिसका नाम मलिक काफूर रहता है, तो उसके मलिक जो एक बेटा होता है जिसका नाम मुबारक शाह रहता है, जो कि नाबालिग होता है, उसको दिल्ली के सिंहासन में बैठाता है। और ये क्या था कि इसने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सभी आदेशों को रद्द किया और ख़ुद को खलीफा घोषित किया। इसके अलावा इसने अल इमाम, उल इमाम और आदि उपाधि धारण की थी। और इसके बाद मलिक खुसरो नाम के एक व्यक्ति ने 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और कुछ दिन मलिक खुसरो शासक रहा, 2-3 महीने किया। उसके बाद मलिक खुसरो की हत्या तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कर दी जाती है और तुगलक वंश की स्थापना की जाती है, जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक चलता है। और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। और इसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश को स्थापित किया और 1325 में बताया इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये नहर निर्माण करवाने वाला पहला मुस्लिम शासक था और इसका जो अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल विजय था। और उसी के बाद जब ये वापस लौट के आता है तो अफगानपुर गांव के पास मतलब इसके स्वागत के लिए बनाए गए लकड़ी के भवन के गिर जाने से इसकी मृत्यु हो जाती है। और अगला सुल्तान फिर मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। थोड़ी सी अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की और बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उदारता की नीति अपनाई जाती है। और इसके अलावा जैसा कहा आपसे कि ये नहर निर्माण कराने वाला पहला मुस्लिम शासक था, तो
हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा कि गियासुद्दीन तुगलक, जिसका नाम जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, तो ये उदारता की नीति अपनाता है, लेकिन ये अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता है। और इसी क्रम में ये जो इसका पुत्र होता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खां जिसे कहा जाता है, उसको देवगिर में नियुक्त करता है और इसी बीच इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक को अभागा शासक भी कहा गया है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी स्कीम या योजना चलाई जाती हैं वो सभी फेल हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसके शासनकाल में ही मोरक्को का जो एक यात्री जिसका नाम इब्न बतूता है, वो 1333 ईस्वी में भारत आता है और सुल्तान के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है। और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत बनाकर चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भेजा जाता है। हालांकि अगर देखा जाए, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे कि अभागा शासक भले कहा जाता है, पर ये अपने दौर में सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक था। इसके अलावा ये धर्म और दर्शन का बहुत बड़ा विद्वान था और जो इसके मतलब ये लोगों का आलोचना भी करता और बिल्कुल खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। साथ ही साथ ये जितने भी जो मुस्लिम सूफ़ी होते थे उनके साथ ही बैठता था, और जितने भी जो हिंदू योगी होते थे और जो जैन संत होते थे उनके साथ भी विचार विमर्श करता था। हालांकि इसकी वजह से जो बहुत सारे कट्टर उलेमा थे वो इससे चिढ़ा करते थे, पर वो इसको ध्यान नहीं देता था। और इब्न बतूता, जैसा कि बताया आपको, 1333 में वो दिल्ली आता है और 1342 ईस्वी में उसे चीन भेजा जाता है। तो इब्न बतूता के द्वारा जो किताब लिखा जाता है उसका नाम रहला है, जो कि उसकी आत्मकथा है। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो समकालीन इतिहासकार था उसका नाम जियाउद्दीन बर्नी था, जिसने एक पुस्तक लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णन किया है। साथ ही साथ 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देवगिर का नाम दौलताबाद रखा जाता है। और 1330 ईस्वी में इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया जाता है, जो कि असफल हो गया था। और 1351 में एक ठट्टा का विद्रोह होता है जहाँ किसकी मृत्यु हो जाती है। और इससे कुछ फैसले थे, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन। तो 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया जाता है, जो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि नकली सिक्का ढालने को नहीं रोका जा पाता है। इसके अलावा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो इसने कृषि विभाग की स्थापना की और अकाल राहत संहिता तैयार की, और इसने खेती में बहुत ही अच्छे प्रयोग करवाए। इसने नकदी फसलों को करवाए जाने का जोर दिया। हालांकि इसके समय ये सब सफल नहीं हुए, पर आगे जाके ये सब चीज़ सफल हुए। और अगर हम विद्रोहों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह 34 विद्रोह हुए थे, जिसमें 27 विद्रोह दक्षिण भारत की तरफ हुए थे और बाकी 7 उत्तर भारत में हुए थे। तो जैसा कि कहा आपसे कि हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, लेकिन इसके जो भी फैसले थे सब गलत साबित हुए। जैसे कि इसने 1330 ईस्वी में सिक्के चलवाए, सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया, वो भी फेल हो गया। और इसने राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिर करवाया, वो भी असफल हो गया। और 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और इसके बाद फिर इसका जो चचेरा भाई फिरोज़ शाह तुगलक वो शासक बनता है, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। और इसका जो शासनकाल था तो लगभग कुछ लंबा था इनके अन्य पिछले सुल्तानों की अपेक्षा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को अच्छे से खेती करने के लिए ऋण प्रदान किया था। उस ऋण को जब वो नहीं चुका सके तो फिरोज़ शाह तुगलक ने उनको माफ़ कर दिया। साथ ही साथ दंड व्यवस्था को फिरोज़ शाह तुगलक ने मानवीय बनवाया। और फिरोज़ शाह तुगलक एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने
राज्य की आय का विवरण तैयार करवाया और 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके समय भी लेखक बर्नी रहता है और इसे मध्य भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। और इसके बाद होता ये है कि जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है तो इसका जो पुत्र जिसका नाम तुगलक शाह होता है वो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठता है। लेकिन 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और अगले 5 वर्ष में अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह ये सभी गद्दी पर बैठते हैं। और फिर अंत में नासिरुद्दीन मोहम्मद शासन पर बैठता है जो कि 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश को चलाता है और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। और इसी के शासनकाल में नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा भारत पर हमला किया जाता है। और ये हमला भारत के साथ साथ तुगलक वंश के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। इसके बाद एक नया राजवंश आता है जो कि सैयद वंश है, जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चलता है। तो सैयद वंश की बात करें जो कि 1414 से 1451 तक चलता है, तो खिज्र खां इसका संस्थापक होता है जो कि 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासन करता है। और तैमूर जब भारत से लौटता है तो मुल्तान और दीपालपुर जो है वो खिज्र खां को सौंप देता है। और इसने खिज्र खां क्या करता है, बाद में मुल्तान से कन्नौज और हिमालय की तराई से मालवा तक दिल्ली के प्रभुत्व को फैलाने का प्रयास करता है। उसमें कुछ हद तक सफल होता है। इसके बाद 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसका पुत्र मुबारक शाह जो कि 1421 से 1434 तक शासन करता है और इसके द्वारा शाह की उपाधि धारण की जाती है। हालांकि खिज्र खां जो कि सैयद वंश का संस्थापक होता है वो खिज्र खां नाम से चलता है, लेकिन मुबारक शाह अपने नाम के आगे शाह लगाता है और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। साथ ही साथ अपने नाम का सिक्का भी जारी करता है। और इसने यानी कि मुबारक शाह ने यहया बिन सरहंदी को संरक्षण प्रदान किया था जो कि एक इतिहासकार था। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह जो कि 1445 से 1451 तक शासन करता है और ये अंतिम शासक था सैयद वंश का। और इसे 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने अपदस्थ कर लोदी वंश की नींव रखी। तो इसके बाद आता है लोदी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है और इसके 3 राजा होते हैं, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो देखिए लोदी वंश यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मान के चलिए, लेकिन क्योंकि एक्सचेंज का ई होता है और इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक था तो उसका ई से नहीं आई से होता है, पर यहाँ मतलब याद रखने के लिए ठीक है BSE लोदी वंश चलेगा। तो 1451 से 1489 तक बहलोल लोदी शासन करता है जो कि लोदी वंश का संस्थापक होता है और ये भारत में अफ़गान साम्राज्य की प्रथम स्थापना थी और बहुत ही अच्छा शासक था बहलोल लोदी। साथ ही बहुत ही 1484 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा जौनपुर के सरकी राज्य को विजित किया जाता है और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। और इसके बाद हम सिकंदर लोदी की बात करें जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये लोदी वंश का बहुत ही अच्छा शासक था, सर्वश्रेष्ठ शासक था और इसने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने और व्यापारिक मार्गों की रक्षा करने के लिए आगरा नगर की स्थापना की सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा आगरा में इसने बादलगढ़ के किले का निर्माण भी कराया और माप के लिए इसने सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी की इकाई को चालू किया। और सिकंदर लोदी के द्वारा एक आयुर्वेद के ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद कराया गया था जिसे फरहंगे सिकंदरी कहा जाता है। साथ ही साथ गान विद्या के क्षेत्र में भी एक बहुत अच्छे बेहतरीन ग्रंथ जिसका नाम लज्जत सिकंदर शाही था उसकी भी रचना हुई। और सिकंदर लोदी जो कि खुद कविता लिखा करता था और ये गुलरुखी नाम से के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। इसके बाद आती है इब्राहिम लोदी का राजवंश जो शासनकाल जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है और
अपने अंतिम समय में इसका बाबर से युद्ध होता है और भारत में अफ़गान साम्राज्य एक समाप्त होता है। तो इब्राहिम लोदी की हम बात करें तो ये क्या करता है, अपने जितने भी सरदार होते हैं जिसमें लोहानी, फार्मूली, लोदी और आदि जाति के शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति को चालू करता है और इसकी वजह से इसका पतन होना चालू हो जाता है इब्राहिम लोदी का। तो इसका हम इब्राहिम लोदी का 1517 ईस्वी में ही राणा सांगा से घाटोली का युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। इसके अलावा 1526 ईस्वी में अप्रैल महीने में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के साथ इसका युद्ध होता है और इब्राहिम लोदी की बहुत ही बुरी हार होती है इसमें और ये उस युद्ध में वीरगति प्राप्त कर जाता है और इसी के साथ लोदी वंश का अंत हो जाता है। और लोदियों के पतन के साथ साथ जो दिल्ली सल्तनत है उसका भी अंत हो जाता है और एक नया एरा यानी कि मुग़ल एरा चालू हो जाता है। बहरहाल थोड़ी सी अगर हम और आगे इसमें बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो जिनमें कुछ लेखक हैं और उनके सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लेखक और रचना की अगर बात करें तो देखिए, विज्ञानेश्वर की रचना मिताक्षरा ने की थी, जबकि विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी और जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की जाती है। तो मिताक्षरा अगर हम किताब की बात करें तो ये हिंदू कानूनी ग्रंथ है जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी और विद्यारण के द्वारा शंकर विजय की रचना की जाती है और माधव के द्वारा नकासुर विजय की रचना की जाती है। जबकि अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, ध्यान दीजिएगा। तो इन्होंने खजानुल फतूह और किरानुस्सादैन, मिफ्ताहुल फतूह, तुगलकनामा, नूह से पेसर और दीवाल रानी खिज्र खां जैसी रचनाएं की। और अमीर खुसरो तो इनको भारतीय संगीत में कव्वाली गायन को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने तिलक, साजगिरी, सरपदा, सनम जैसे रागों को प्रचलित किया, जिसके कारण इनको नायक की उपाधि दी गई है। साथ ही साथ अमीर खुसरो को ही सितार और तबले के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो के साथ साथ दक्षिण भारत के एक महान संगीतज्ञ जिनका नाम गोपाल था, इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया गया। साथ ही साथ जो अगले हैं वो हैं इसामी, जिसके द्वारा फतुह उस सलातीन लिखा गया और मिन्हाज सिराज के द्वारा तबकाते नासिरी की रचना की गई और जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहांदारी लिखा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही में मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्य हैं उसका वर्णन किया है। इसके बाद शम्स सिराफ़त अफ़ीफ़ ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है और हसन निज़ामी ने ताजुल मुअस्सिर लिखी और यहया बिन सरंदी के द्वारा तारीख़ मुबारक शाही की रचना की जाती है और फ़िरोज़ तुगलक ने फुतुहात फ़िरोज़ शाही लिखा। फ़िरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा जाता है। हालांकि फ़िरदौसी की अगर हम बात करें तो फ़िरदौसी ने शाहनामा को 1010 ईस्वी में लिखा था और चूँकि हम बात कर रहे थे मध्यकाल की, इसलिए हमने फ़िरदौसी को शामिल कर लिया है। वैसे फ़िरदौसी के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और थोड़ी सी अगर हम बात कर लें सल्तनत काल के सैन्य व्यवस्था की, तो सल्तनत काल में क्या था कि सैन्य व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा महत्व था और जो सैन्य संगठन था ये तुर्की और मंगोल पद्धति पर आधारित थी। और सबसे पहले सुल्तान बलवन के द्वारा सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने सिपाहियों को नगद वेतन देना चालू किया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नगद वेतन देने के साथ साथ स्थायी सेना का भी गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया जाता है। और सल्तनत काल में जो सैनिकों की श्रेणियाँ थी उसमें खान, मलिक और अमीर ये सब उपाधियाँ थी। इसके अलावा अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के कार्यकाल में
कार्यकाल में चालू हुआ। साथ ही साथ इल्तुतमिश के समय अगर हम सेना के प्रमुख अंग की बात करें तो जो केंद्रीय सेना होती थी, यानी जिसे राजा अपने पास रखता था, उसे हस्म कल्ब कहा जाता था, जबकि जो प्रांतीय सेना था उसे हस्म अतरफ कहा जाता था। जबकि शाही घुड़सवार को सवार ए कल्ब और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उसे शमसी घुड़सवार कहा जाता था, जो कि स्पेशली सुल्तान के गुलाम ही हुआ करते थे सुल्तान की व्यक्तिगत सेना में। साथ ही साथ सल्तनत कालीन में गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। और अगर हम सल्तनत कालीन कर व्यवस्था की बात करें तो सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर बताए गए हैं, जिसमें पहला है उस्र। तो ये मुस्लिमों से सिंचित भूमि पर लिए जाने वाला भूमि कर का 5% से 10% तक का हिस्सा होता था। इसके बाद आता था खराज, जो कि उसके बाद खुम्स। तो खुम्स ये लूट या फिर भूमि में जो गड़े हुए खजाने होते थे उनसे प्राप्त 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार। और इसके बाद जक़ात, तो ये मुस्लिमों पर धार्मिक कर लगाया जाता था, जो कि पूरे संपत्ति का 2.5% निर्धारित होता था। और इसके बाद जजिया, तो ये गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। और इसके बाद अगर हम सल्तनत काल में उद्योग व्यापार की बात करें तो सल्तनत काल में मुख्यतः जो जीवन था ये कृषि पर आधारित था, लेकिन छोटे छोटे स्तर के उद्योग भी थे। और जैसा कि आपसे बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर का निर्माण करवाया था और सल्तनत काल में ही रहट का प्रयोग चालू हो गया था और वस्त्र उद्योग में चरखे का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ इस समय रेशम के कीड़े पाले जाते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है 1325 से 1351, ये व्यापारिक गतिविधियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। साथ ही साथ जो लोधी शासक हुए वो व्यापारी थे। और सल्तनत काल के समय 4 पहिए वाले रथ और इक्के, साथ ही साथ नौका निर्माण उद्योग, नौका यानी कि नाव निर्माण उद्योग बहुत ही विकसित थे। इसके अलावा सल्तनत काल में जो मुल्तान जगह था वो व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और जो देवल था ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन गया था। साथ ही साथ जो खंबात था जो गुजरात में स्थित है, प्रसिद्ध बंदरगाह था। और इसके अलावा प्रसिद्ध जो खंबात था वो बंदरगाह के साथ साथ व्यापारिक केंद्र और रेशम उद्योग का प्रसिद्ध नगर था। और देवगिरी ये कि रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध था। तो ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत में भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में। तब तक इंतज़ार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।